गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है और क्लास 9 की आज स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल को आज डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले ज्यादातर सीधे टॉपिक पर आना एक तरह से चैप्टर के लिए बेईमानी होगी, तो हम लोग शुरू करेंगे कि आखिर केमिस्ट्री क्या चीज है और किस तरह से हम केमिस्ट्री को डील करेंगे। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर केमिस्ट्री की एनालिसिस करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मतलब आप किसी भी सब्सटेंस के एकदम ही बारीक पार्ट या फिर सबसे छोटे पार्टिकल्स के लेवल पर जाकर के डील करना चाहेंगे, ये सारी चीज है कि हमें ये सब चीजें कब मिलेगी, जब माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सब्सटेंस। लेकिन एक चीज समझे कि आप केमिस्ट्री बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री दैट मींस की अ चेंज विद हैविंग मतलब या फिर चेंज इन विच सब्सटेंस हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू द पेरेंट सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस जिसमें एक ऐसा बदलाव होगा जिसमें पेरेंट सब्सटेंस से बनने वाले सब्सटेंस से उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ठीक है, और इस चेंज में ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज हो जाए। पहले चीज समझते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि एक या एक से अधिक तरह के सब्सटेंस का कंबाइन होना और किसी और सब्सटेंस या प्रोडक्ट को देखना। ठीक है, और उसी प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए हमें ये दो टर्म हेल्प करें। तो पहले समझे कि हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो एनसीईआरटी के अनुसार हमारे पहले टॉपिक होगी डिस्कशन का कि केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम है। ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम कहता है कि केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर एक से ज्यादा तरह के सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे तो ये किस रूप से किस तरह से कंबाइन करेंगे उसी के लिए। ठीक है, तो पहला है लेवोसियर का अटेम्प्ट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के पहले नियम जो इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या चीज है तो समझे। कहता है कि अगर आप किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में सब्सटेंस को ले रहे हो, मान लिया जाए कि आपने दो सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी को केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए लेके आए। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए आपने दो सब्सटेंस लिया है ए और बी, और जिसके रिएक्शन से या फिर कॉम्बिनेशन से आपको एज ए प्रोडक्ट सी और डी मिलेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए आपने दो सब्सटेंस लिया और एज ए प्रोडक्ट आपको दो सब्सटेंस मिला सी और डी। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि कॉम्बिनेशन से पहले का मास और कॉम्बिनेशन के मास में कोई अंतर नहीं। पहले कॉम्बिनेशन के पहले मतलब बिफोर द कॉम्बिनेशन जो टोटल मास होगी और आफ्टर द कॉम्बिनेशन जो टोटल मास होगी उसमें कोई बदलाव चेंज नहीं होना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। कंजर्व मतलब बना बरकरार। अगर हम सिंपल सोचे कि रिएक्शन से पहले हमने ए को ए ग्राम मान लिया था और सब्सटेंस बी को बी ग्राम लिया। ठीक है, ए सब्सटेंस को ए ग्राम और बी को बी ग्राम लिया, मतलब हमने टोटल जो वेट कॉम्बिनेशन के लिए लिया है वो लिया है ए प्लस बी। और अगर हमें कॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिले सी मान लो सी ग्राम और डी मिला है स्मॉल डी ग्राम, और हम बोल सकते हैं टोटल वेट हमें मिला है सी प्लस डी, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन से पहले का टोटल वेट मतलब वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी जो कि हुआ ए प्लस बी, और कॉम्बिनेशन बाद के दो वेट मतलब वेट ऑफ सी प्लस वेट ऑफ डी सी प्लस डी। और हम कह रहे हैं कि कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब है कि यह जो दो मास है ए प्लस बी ये इक्वल होंगे सी प्लस डी, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लेवोसियर कॉन्सेप्ट ऑफ मास कंजर्वेशन यह कहता है कि फॉर ए केमिकल चेंज और फॉर ए केमिकल कॉम्बिनेशन the total mass throughout the chemical chain will remain same। मतलब थ्रू आउट ए केमिकल चेंज के दरमियान
मास में कोई चेंज नहीं होगा, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये पहली कॉन्सेप्ट आप लोग नोट्स पे अगर लिख रहे हो तो लिख सकते हो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में, तो लिख सकते हो द टोटल मास ड्यूरिंग केमिकल चेंज will remain same। मतलब neither be created nor be destroyed। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो कि बिफोर द चेंज हमारा टोटल मास था a प्लस बी और आफ्टर चेंज टोटल मास था c प्लस डी, जो कि बराबर होगा, मतलब कि ये टर्म कि बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन हमें टोटल मास में कोई बदलाव नहीं। अब अगर हम देखें कॉम्बिनेशन की सेकेंड लॉ, तो कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि अगली हमारी लॉ है कॉम्बिनेशन का, वो कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी जब जो लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये था लेवोसियर का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये लॉ लेवोसियर का लॉ था जिसे हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसे हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का लॉ? तो कहता है सिंपल समझिए, पहले तो मास के टर्म में बात जो होगी वो मास के टर्म्स में हो रही है, और इसको बात में ध्यान रखें। कहता है कि अगर आप केमिकली किसी दो या दो से अधिक सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं और एक फिक्स प्रोडक्ट को चाहते हैं, मतलब अगर सिंपल सोचो कि आप घर पे अगर वाटर की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो वाटर की फॉर्मेशन करने का मतलब है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करोगे आप और बोलोगे वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आप बोलोगे तो वाटर। तो कहता है कि अगर आप ऐसा कोई वाटर या कोई कंपाउंड बनाना चाहते हैं जो दो या दो से अधिक के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो इस केस में जो भी होगा वो क्या होगा कि एक फिक्स मास रेशियो से ही फॉर्म होगा। मतलब अगर कोई आदमी, हम बोल रहे हैं कि आज हम इंडिया में वाटर बनाना चाहते हैं, तो वाटर बनाने के लिए हमने क्या किया है, इस वाटर के अंदर देखिए 2 यूनिट मास ऑफ हाइड्रोजन को 2 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन को 16 यूनिट मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रखा है, या फिर बोल सकते हैं कि 1 यूनिट को 8 यूनिट के साथ कंबाइन कर रखा है रेशियो हमने लिया। ठीक है, इस वाटर को बनाने के लिए हमने क्या किया है कि हाइड्रोजन के 1 यूनिट, ये सारा जो यूनिट दिया गया वो मास के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में नहीं, कि 2 हाइड्रोजन को 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं, हम मास की बात कर रहे हैं। तो 2 यूनिट हाइड्रोजन के मास को 16 यूनिट ऑक्सीजन के मास के साथ कंबाइन किए, और तब हम बोले कि यह हमें 18 यूनिट टोटल 18 यूनिट मिल रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि इस हिसाब से हमें 9 यूनिट वाटर मिलेगा। क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अभी भी पढ़ा था कि अगर ये कंबाइन होंगे तो मास जो प्रोडक्ट होगा उसका भी मास उतना ही होगा जो बिफोर द रिएक्शन। अब इसमें समझो, हम कह रहे हैं कि वाटर को हमने इस तरह से बनाया कि 1 यूनिट हाइड्रोजन को 8 यूनिट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और 9 यूनिट वाटर हमारे रिजल्ट है। अगर हमारे कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई किसी और कंट्रीज में है, सपोज नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, चाइना में है, या फिर यूएस में, अगर उससे वाटर बनाना हो तो इस कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब इस रेशियो को फिक्स करके ही रखना पड़ेगा। मतलब उससे भी 1 यूनिट हाइड्रोजन के साथ 8 यूनिट ऑक्सीजन को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर उसका भी 9 यूनिट वाटर बनेगा। मतलब उसकी वाटर में ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन ज्यादा रहती है या ऑक्सीजन ज्यादा, ये टेस्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब क्या करता है कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन में किसी फिक्स प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो तो उसकी प्रोपोर्शन रेशियो जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो अगर लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझना है, या फिर प्राउस्ट लॉ, इसी को बोलते हैं प्राउस्ट लॉ, प्राउस्ट लॉ को समझना है तो समझिए कि फॉर अ गिवन कंपाउंड और फॉर अ फिक्स रिजल्ट इन ए केमिस्ट्री और इन ए केमिकल चेंज
you have to must combine two or more substance in fixed ratio of their mass and in fixed proportion of their mass. ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ लीजिए कि अगर किसी सब्सटेंस को आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है, किसी फिक्स सब्सटेंस को आप बनाने जा रहे हैं, तो आपको उन दोनों सब्सटेंस या तीनों सब्सटेंस जिससे भी वो बना है उसे फिक्स रेशियो में कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। उसमें अगर आप रेशियो में चेंज करोगे तो आपको वो प्रोडक्ट तब, ठीक है। मतलब वाटर बनाना था तो हम 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मास टू 8 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मास कंबाइन, ठीक है। छोटे से पार्ट के साथ इस वीडियोस को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन से। थैंक यू।